Hello everyone, this is Mukesh Sharma. I welcome you online classes of Guda International School, Guda Gorji, Rajasthan. Dear student, today we are going to start a new topic, that is GAP, G-A-A-P, GAP. What is GAP? GAP means Generally Accepted Accounting Principle. A principle that is accepted by all over the geographical area, all over the country, that a particular standard, that is a particular rule and regulation regarding to the accounting concept and conventions. With accounting concept and accounting conventions including the GAP. Means GAP full form is Generally Accepted Accounting Principle. In GAP, we include two major points. First one is accounting concept, second one is accounting principles. Accounting concept, there is total few accounting concept here are already mentioned. Total 8 concept is given in accounting concept and 4 accounting convention in this side left of my hand. Okay, accounting concept. Accounting sorry accounting concept means some special rule and regulation. On behalf, accounting can be made and accounting can be created. Accounts, when we prepare the accounts, then we have to follow some rule and regulation, some concept that is included in the accounting concept. There is total 8 concept. First one is separate entity concept. In separate entity concept means business and businessmen both are different. Business and businessmen both are different. Yes, business मैन जब पैदा हुआ था तब बिजनेस नहीं था, और जब बिजनेस पैदा हुआ है उससे पहले बिजनेसमैन हो चुका है. बिजनेसमैन अपने बिहाफ पे कोई एग्रीमेंट साइन करता है तो वो बिजनेसमैन का एग्रीमेंट है, ना कि बिजनेस का एग्रीमेंट है. दोनों को अलग अलग अपन लोग मानते हैं अकाउंट के अकॉर्डिंग. बिजनेसमैन बिजनेस में कुछ रुपया देता है तो उसे कैपिटल बोलते हैं, और वो बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है. इन फ्यूचर बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि विद प्रॉफिट बिजनेसमैन को वो रिटर्न करे, ये अकाउंट बोलता है. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग. देन बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. मान लीजिए मैं आप लोगों से कुछ एग्रीमेंट कर रहा हूं, मैंने आप लोगों को कहा कि इस ऑर्गेनाइजेशन या इस बिजनेस के बिहाफ पे आप लोगों को एक पर्टिकुलर एक फिक्स अपन ने एग्रीमेंट किया, और उसमें मैंने बिजनेस के रिगार्डिंग कोई आप लोगों को ना ही तो लेटर पैड पे कुछ लिख के दिया है, ना बिजनेस की सील लगाई है, बस मैंने अपने बिहाफ पे उस पर साइन किए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की नहीं होगी, बिजनेसमैन की होगी, क्योंकि गारंटी या जो एग्रीमेंट हुआ वो आप लोगों ने बिजनेसमैन के साथ में किया है, ना कि बिजनेस के साथ में किया है. इसका मतलब ये कहते हैं कि यदि मान लीजिए मैं कोई गुड्स वगैरह परचेज कर रहा हूँ, मेरे बिहाफ पे कर रहा हूँ, ना कि मैं अपने बिजनेस के नेम पे. जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी है, उसका नाम है मुकेश लिमिटेड. अब मैंने मुकेश लिमिटेड के नाम से कोई गुड्स वगैरह परचेज किया है या मेरे बिजनेस के नाम पे कोई गुड्स परचेज किया है, तो वो एसेट्स किसकी होगी, बिजनेस की होगी, फिर मेरी इंडिविजुअल एसेट्स नहीं है वो. इसलिए कहा गया है बिजनेस मैन एंड बिजनेस बोथ आर डिफरेंट इन सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट. Second one is money measurement concept. In accounting, we include all those things that is measurable in monetary terms. जिसको अपन करेंसी में मेजर कर सकते हैं, उन्हीं टर्म्स को अपन लोग क्या करते हैं, मॉनेटरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, मनी मेजर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इंक्लूड करते हैं. जैसे मान लीजिएगा कि मैं अपने यहाँ पे अकाउंटेंट है, उसकी इंटेलिजेंसी को मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता अकाउंट के अंदर. अकाउंटेंट को जो मैं सैलरी दे रहा हूँ उसको अपन रिकॉर्ड कर सकते हैं, बिकॉज सैलरी इज मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स, बट इंटेलिजेंसी वी कैन नॉट मेजर इन मॉनेटरी टर्म्स. सो वी इंक्लूड ओनली express in a monetary terms unit will include in the money measurement concept. अकाउंट में वही सारी एंट्री अपन रिकॉर्ड करेंगे. थर्ड है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. बिजनेस हैव नो फिक्स लाइफ, बिजनेस हैव नो प्री डिटरमाइंड लाइफ, मीन्स बिजनेस हैव इनफाइनाइट लाइफ. जब मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो मेरा मन यही होता है कि मैंने लंबा चलना है, लंबी रेस के घोड़े, और आगे तक बिजनेस चलेगा. एग्जाम्पल देता हूँ, छोटे बच्चे क्या करते हैं, जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं उससे पहले चाचा मामा वगैरह कोई आते हैं, कुछ रुपए देकर जाते हैं. राजस्थान है भाई साहब, राजस्थान में सब कुछ होता है. मारवाड़ियों में तो वैसे ही कहते हैं कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में बिजनेसमैन फेमस हुए तो वो मारवाड़ी ही हुए हैं. तो सुनिएगा, तो अपने राजस्थान के अंदर क्या करते हैं कि कोई पैसे मिले बच्चों को, वो बाहर से कुछ एक चॉकलेट वगैरह टॉफी वगैरह लाके अपने
घर के बाहर रख लेते हैं कि मैं अपनी बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, दुकान स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके आगे मैं यहाँ पे वॉल बनाऊंगा, यहाँ पे सेटर लगाऊंगा, यहाँ काउंटर होगा, यहाँ कैशियर होगा, और मेरे पड़ोस का जो बिजनेस ऑलरेडी सेटल्ड है उसको फेल कर दूंगा। छोटे से बच्चे सोचते हैं ये बातें, मतलब उस टाइम पर भी उनके माइंड में ये है मेरा बिजनेस बंद नहीं होगा। शाम को तो ये होता है कि वो अपने जो भी गुड्स वगैरह परचेज किया खुद खा के बिजनेस बंद कर देते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जब इनिशियल होता है तो उनके माइंड में भी ये होता है बिजनेस हैव नो फिक्स लाइफ, वो लंबे समय तक चलेगी। जब अकाउंट मेंटेन करते हैं तब भी अपन भी यही सोचते हैं कि बिजनेस की लाइफ लॉन्ग टर्म चलेगी, उसी को कहा गया है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, नो फिक्स लाइफ ऑफ द बिजनेस। फोर्थ है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट की यदि अपन बात करते हैं तो ये क्या होता है, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन एंड अकाउंटिंग इक्वेशन इज A इक्वल टू L प्लस C। A मीन्स एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एक सिक्के के दो पहलू है। यदि मैं कोई एक प्रोडक्ट आपको दे रहा हूं तो आप लोगों ने उसको रिसीव किया होगा, मैंने आप लोगों से कोई गुड्स परचेज किया है तो मेरे पास में गुड्स आया तो मेरी लायबिलिटी भी क्रिएट हुई है, क्रेडिट में परचेज किया है, या फिर मैंने आपको कैश पेमेंट किया है। मतलब अपने अकाउंट है वो टोटल किस पे डिपेंड होते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन पे। और ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है ये नेक्स्ट वीडियो में अभी आप लोगों को एक पूरा चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 6 है बुक के अंदर, उसको एक्सप्लेन करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल इतना ही समझ लीजिएगा कि बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके दो साइड इफेक्ट होते हैं, उसी को अपन ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट बोलते हैं। सुना भी होगा आप लोगों ने, कैश अकाउंट दिया टू राम अकाउंट, मतलब कैश को डेबिट किया है तो राम को क्रेडिट किया है। मतलब एक सिंगल साइड इफेक्ट कभी नहीं होती है, बोथ साइड आर इफेक्टेड बाय द ट्रांजेक्शन ऑफ द अकाउंट, एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। देन ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के बाद में रियलाइजेशन कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट की बात करते हैं। इन एक्रूअल कंसेप्ट वी इंक्लूड ऑल द ट्रांजेक्शन और एक्सपेंसेस और इनकम दैट इज पेड और पेएबल, रिसीव्ड और रिसीवेबल। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए मैंने सैलरी पे की अपने एम्प्लॉय को 50,000 रुपीज, उसकी एंट्री अकाउंट में होगी। इस मंथ की मैंने सैलरी पे नहीं की, ईयर अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होने जा रहा है, सैलरी पे नहीं की, इसका मतलब पेमेंट तो करना है, बंदे ने वर्क किया है उसकी भी एंट्री होगी, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट तभी ही कैलकुलेट कर सकते हैं जब अपन लोगों ने डबल साइड एंट्री की है, चाहे से वो पेमेंट हुआ है या उसने वर्क कर चुका है और पेमेंट अपना ड्यू हो चुका है। मतलब अपन को करना है, मैं आपके यहाँ पे रूम रेंट पे लेकर रहता हूँ, मैंने 4, 5, 6 लास्ट 12 मंथ का रेंट पे नहीं किया, अकाउंटिंग ईयर क्लोज कर रहा हूँ, तो वो मैंने पेमेंट नहीं किया, इसका मतलब वो मेरा एक्सपेंसेस नहीं है, ऐसा नहीं मान सकते अपन लोग। एक्सपेंसेस तो है, पेमेंट नहीं किया, पेएबल है, इन फ्यूचर पे करूंगा, अभी मेरे पास में कैश नहीं था, मैंने पे नहीं किया, इन फ्यूचर पे करूंगा, उसकी एंट्री होगी। आप लोगों ने रेंट रिसीव नहीं किया, रिसीवेबल है, आप लोग अपनी बुक के अंदर भी उसकी एंट्री जरूर करोगे, बिकॉज दिस इज रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड बट रिसीवेबल। सो इसी को अपन लोग एक्रूअल कंसेप्ट ही बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट कंसेप्ट। मेरे दादाजी ने एक प्लॉट परचेज किया था, उसकी जो मार्केट उस टाइम पर बुक वैल्यू थी वो मान लीजिए 1 लाख रुपये परचेज किया होगा, आज उसकी वैल्यू 10 लाख रुपीज़ हो गई। मैं अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू 10 लाख रुपीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि बुक वैल्यू में जो वैल्यू परचेज की हुई है उसी वैल्यू को अपन लोग यहाँ पे शो करते हैं, उसी को बोलते हैं मार्केट वैल्यू को इंक्लूड करने की बजाय अपन क्या करते हैं, मेजर जो एक्चुअल कॉस्ट है उसी को अपन लोग इसमें इंक्लूड करेंगे, उसे कॉस्ट कंसेप्ट कहते हैं। मार्केट वैल्यू नॉट इंक्लूडेड, पेड और पेएबल वैल्यू अपन लोग इसमें अकाउंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। जब मैं सेल कर रहा हूं उसको, उस टाइम पर जो वैल्यू मिलेगी तब अपन उसको इंक्लूड कर सकते हैं। बिजनेस में कोई चेंज कर रहे हैं और अपन लोग उसका रियलाइजेशन रिवैल्यूएशन कर रहे हैं तब इंक्लूड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को नेक्स्ट आने वाली वीडियो में जैसे जैसे एंट्री करेंगे और अच्छे से समझाएंगे। फिलहाल इतना समझिएगा कि यदि अपन बात करते हैं कॉस्ट कंसेप्ट, इन कॉस्ट कंसेप्ट वी इंक्लूड द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, नॉट द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स। Next one is accounting period concept. In accounting period concept, we maintain account for a fixed period of time. It may be 1st April to 31st of March. It may be 1st January to 31st of December. ये डिपेंड अपन पे करता है कि अपन फाइनेंशियल ईयर क्या रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन लोगों को अपने अकाउंट और प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिएगा मैं पर डे के अकाउंट मेंटेन करूं, आज मैंने किसी को पेमेंट किया 50,000, मैं कहूँगा बिजनेस लॉस में। कल किसी बंदे ने 10,000 मेरे को पे कर दिया, मैंने रिसीव किया, मैं कह दूँगा बिजनेस प्रॉफिट में। ऐसा नहीं हो सकता। एक फिक्स टाइम पीरियड में अपन लोगों ने कितना ट्रांजेक्शन किया है और उसका जो कंक्लूजन जो बन के आता है उसी के अकॉर्डिंग अपन प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो प्रॉपर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए अपन को एक टाइम पीरियड फिक्स करना होता है, उसी को अपन अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहते हैं। इट मे बी हाफ ईयरली,
क्वार्टरली और एनुअली। कुछ एक कंपनी अपनी हाफ ईयरली बैलेंस शीट तैयार करती है 6 मंथ के अंदर क्या प्रॉफिट लॉस रहा, ताकि नेक्स्ट टारगेट और अच्छे से तैयार कर सके। तो उसके अकॉर्डिंग पीरियड हो सकता है, ये इट कैन बी डिसाइडेड बाय द ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, बट पीरियड शुड बी मेंटेन बाय द कंपनी एंड अदर ऑल्सो। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के बाद में मैचिंग कंसेप्ट। अकाउंट्स के अंदर क्या है कि हर एक पॉइंट मैच होता है। मैचिंग कंसेप्ट के अंदर लिखा हुआ है रेवेन्यू फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड टू बी मैच विद इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर। जो अपन लोगों ने एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर अपन लोगों ने जो इनकम है रिसीव की है और एक्सपेंसेस जो हुए अपन लोगों के एक्सपेंडिचर, उन दोनों का बैलेंस मैच होता है। बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए अपन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किए, अब कुछ एक्सपेंसेस किया, कुछ कैश बिजनेस में, ये दोनों मैच होना जरूरी है। 5 लाख में से मान लीजिए 3 लाख रुपए एक्सपेंसेस कर दिए और 2 लाख रुपए बिजनेस में, तो ये दोनों मैच होने जरूरी है, क्योंकि अकाउंट अपन लोगों ने यही बोलता है जितने रुपए है उससे ज़्यादा अपन लोग पे नहीं कर सकते, और पे करते तो वो अपनी लायबिलिटी होती है। ये भी इसके अंदर अकाउंटिंग जो आप लोगों को बताते हैं इक्वेशन, उसी पे बेसिस होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन यही बोलता है एसेट्स कितने की इक्वल होनी है, लायबिलिटी और कैपिटल की। नेक्स्ट बात करते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट के बाद में अकाउंटिंग कन्वेंशंस। इन अकाउंटिंग कन्वेंशन फर्स्ट वन इज कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है? इन कंजर्वेटिज्म वी प्रिपेयर अ प्रोविजन रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। मान लीजिएगा आप लोगों को लग रहा है कि बादल बनी हुई है, बारिश आ सकती है, घर से बाहर निकल रहे हैं, छाता लेकर निकलोगे, क्योंकि आप लोगों को पता है क्योंकि लॉस होगा उसका पहले से प्रोविजन बनाते हैं। तो जो छाता लेकर निकल रहे हैं ना, उसी को अपन कंजर्वेटिज्म बोलते हैं। जैसे मान लीजिएगा आप लोगों के घर में बड़ा भाई बहन कोई है, पेरेंट्स सोच रहे हैं कि उसकी शादी करनी है, तो वो अभी से प्रोविजन बनाएंगे कि इसकी शादी में इतने रुपए लगाने, बाकी एक्सपेंसेस को कम करना स्टार्ट कर देंगे। कार परचेज करनी वो नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस इन फ्यूचर आप लोगों को पे करना है, उसके लिए प्रोविजन बनेगा। प्रॉफिट के लिए कभी प्रोविजन नहीं बनता है, लॉस के लिए प्रोविजन बनता है। प्रॉफिट की अपन बात करें तो जैसे मान लीजिएगा आपको लग रहा है कि बेटा ठीक है, मुझे लग रहा है मेरा बेटा थोड़े 12 महीने के बाद 2 साल के बाद कमाने लग जाएगा, तो मैं अभी से बैंक से लोन ले लूँ और फिर एक्सपेंसेस करने लग जाऊँ। ऐसा कोई नहीं करता, क्योंकि इनकम के लिए, प्रॉफिट के लिए कभी प्रोविजन नहीं बनता। इन फ्यूचर जो लॉस है, मुझे पता है कि मेरे बेटे की शादी 2 साल 3 साल के बाद में करनी है, तो उसके लिए मैं पहले से ही प्रोविजन बनाऊंगा, आज से मैं पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट कर दूंगा, उसी को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मशीन अपन ने परचेज की 5 लाख रुपए की। अब उसमें क्या है कि उस मशीन की लाइफ 10 ईयर्स है। अब मैं क्या करूंगा, जितना भी उस मशीन से प्रॉफिट होगा उसका कुछ पोर्शन अपन निकाल कर अलग रखेंगे, जिसे कहेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब ये प्रोविजन जो भी इन फ्यूचर 10 साल के बाद मशीन खत्म हो गई, ऑब्सोल्यूट हो गई, या अपन कहते हैं कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई, ऐसे केस में अपन को दूसरी मशीन परचेज करनी पड़ेगी, तब अपन को फंड की रिक्वायरमेंट होगी, उसका प्रोविजन अपन लोग आज ही बनाएंगे, उसे बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। Conventions of conservatives, all anticipated expenses and losses will need to be accounted. Expenses जो फ्यूचर में होने वाले हैं उनको अपन लोग क्या करेंगे, आज से ही कंसिडर करके उसके लिए प्रोविजंस क्रिएट करेंगे, उसके लिए पैसा इकट्ठा करेंगे। नेक्स्ट वन इज कन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जो वर्ड बना हुआ है वो बना हुआ है कॉन्स्टेंट से। कॉन्स्टेंट का मतलब अपन ही यदि कोई बिजनेस के अंदर कोई मेथड इंक्लूड किया, वो मेथड बिजनेस की लाइफ तक कांस्टेंट रहेगा, उस मेथड को अपन कंटिन्यू किया करेंगे, उसी तरीके से यूज करते हुए चलेंगे जो मेथड अपन लोगों ने डिसाइड किया है। मान लीजिएगा कि अकाउंट के अंदर एक मशीन अपन ने परचेज की 10,000 रुपीज़ की, और इसकी लाइफ है 10 ईयर। इसका मतलब हर साल इसके 1000 रुपये वैल्यू कम होगी। फर्स्ट ईयर अपन ने 1000 रुपये कम कर दी, सेकेंड ईयर भी 1000 रुपये कम कर दी, थर्ड ईयर भी 1000 रुपये कम किया, इस तरीके से। अब अपन क्या करें, इस मेथड को अपन बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम मेथड। फिक्स रेट से डेप्रिसिएशन लग रहा है, इस रेट को अपन हो सकता है कि चेंज भी कर दें। अपन लोगों ने ये डिसाइड किया, फर्स्ट ईयर अपन लोगों की मशीन 10,000 की थी, इसका 10% डेप्रिसिएशन लगा, तो 10,000 का 10% हुआ 1,000 रुपीज़, वैल्यू रही 9,000 आफ्टर फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर इसका 10% लगेगा तो 900 रुपीज़, वैल्यू रही 8,100 रुपीज़। नेक्स्ट ईयर इसका 10% लगेगा 810 रुपीज़, फिर वैल्यू आएगी। अब ये नहीं कि स्टार्टिंग में यदि अपन लोगों ने ये मेथड यूज किया है तो टिल द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड एंड लाइफ ऑफ द एसेट्स वी विल बी कांस्टेंट दिस मेथड, दिस इज द मेथड ऑफ कंसिस्टेंसी। और यदि अपन ये यूज किया है तो कंटिन्यू यही रहेगा, ये नहीं कि कुछ ईयर्स तो अपन ये यूज किया उसके बाद अपन लोग इसमें
ईयर के बीच में ही अपन लोग इस मेथड के अंदर आ जाए तो ये गलत होगा, अकाउंट इसको अलाउ नहीं करता है। उसी को बोलते हैं कंसिस्टेंसी, कन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट वन इज फुल डिस्क्लोजर। इन फुल डिस्क्लोजर मीन्स अकाउंट्स के रिगार्डिंग जो डेटा है, अकाउंट्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन अपन मेंशन करते हैं उसको अपन लोगों को हर एक को इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करनी चाहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है यूजर्स के इन्फॉर्मेशन यूजफुल हो। इन अकाउंटिंग वी हैव टू डिस्क्लोज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द यूजर्स। कोई भी इन्फॉर्मेशन हिडन नहीं रखनी है, छुपा कर नहीं रखनी है। जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको अपन लोगों को अकाउंट्स के अंदर प्रेजेंट करना है। ये इसका नेक्स्ट प्रिंसिपल है, कन्वेंशंस ऑफ डिस्क्लोजर। नेक्स्ट वन इज कन्वेंशंस ऑफ मटेरियलिटी। डिस्क्लोजर में डिस्क्लोज ऑल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आर रिलेवेंट टू इन्वेस्टर और बिजनेसमैन एंड यूजर्स। मटेरियलिटी की बात करते हैं। In materiality, it allow an entity to disregard another accounting principle if the result of the same does not affect the decision making of the user of the financial statement. यदि दो कंसेप्ट है वो आपस में एक दूसरे से आप लोगों को लग रहा है कि रिलेवेंट नहीं हो रहे हैं, उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और वो अपन लोग ये कहते हैं कि यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसा कोई माइनर इफेक्ट डालता है, तो उसको अपन लोगों को इग्नोर करना है। ए मटेरियल दैट इज रिलेटेड शुड बी प्रेजेंट इन टू द अकाउंटिंग, दैट इज मटेरियलिटी। जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन उस रिलेटेड है उसको अपन लोगों को प्रेजेंट करना है। आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने टाइप्स ऑफ अकाउंट बताए थे। इस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को गैप पढ़ाया। मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले अपन लोगों ने बात की थी GAAP, गैप फुल फॉर्म जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। फिर अपन ने बात की गैप को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। इन अकाउंटिंग कंसेप्ट देयर इज टोटल 8 कंसेप्ट। फर्स्ट वन इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट एंड उसके बाद में मैचिंग कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट और अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ये टोटल आप लोगों के 8 कंसेप्ट थे। फिर अपन ने बात की कन्वेंशंस की। कन्वेंशंस के अंदर जो थे उसमें फर्स्ट है वो है कन्वेंशंस ऑफ डिस्क्लोजर, कन्वेंशंस ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसी और कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिव्स। मैंने नंबर चेंज कर दिया शायद। कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिव्स, कन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशंस ऑफ डिस्क्लोजर और कन्वेंशंस ऑफ मटेरियलिटी। आज का यही टॉपिक रहेगा अपना। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।